हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, हमने कहा कि मैं हूं संदीप सिंह, आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। तो करते हैं का मतलब क्या होता है? बहुवचन होता है। और बहुवचन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक टीम है जो टीम वर्क में पढ़ाते हैं हम लोग, तो इसलिए सभी की तरफ से हम लोग हम आपको स्वागत करते हैं। क्या करते हैं कि आप सभी जो व्यूवर्स हैं, आप हमको देखते हैं और हमको सपोर्ट करते हैं और हमको लाइक और सब्सक्राइब करके अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं, तथा इस यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। हम जो कंटेंट अपना नया बना करके आपको पेश कर रहे हैं, तो उसका मेन मोटिव है कि आप लोग माइंड मैप के आधार पर किसी चीज को याद करें, विजुलाइज करके याद करें। अगर आप माइंड मैप के तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी किसी भी बड़े से बड़े टॉपिक को छोटा बना करके उसको माइंड में रखने की, क्योंकि पूरी बुक हमको याद हो नहीं सकती। और जब पूरी बुक याद नहीं होगी तो कुछ पॉइंट याद होंगे कि नहीं याद होंगे? पूरी पॉइंट याद होंगे तो उसमें लिखने में हम 1000 वर्ड जोड़ सकते हैं। यदि पॉइंटों का विस्तार से हम लोग गहन अध्ययन कर लेंगे तो विस्तार से लिख पाएंगे। तो इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग माइंड मैप के आधार पर कार्य करें। जैसे हमने क्या किया है कि हमने यूपी पीसीएस मेंस का एक 5वें और 6वें पेपर का हम माइंड मैप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। माइंड मैप बनाने का उद्देश्य क्या है हमारा, कि अगर हम 5वें पेपर को माइंड मैप बना करके आपको पेश कर देंगे, आप लोग पढ़ लेंगे, तो इसका माइंड मैप बनाना बड़ा आसान हो जाएगा और उसके लिए मेंस में लिखना आसान हो जाएगा। हम पॉइंट बनाकर दे रहे हैं आपको, और इन पॉइंटों के माध्यम से लिख आप सकेंगे, इसका विस्तार आप करेंगे। हम पॉइंटों को दे सकते हैं, या कोई टीचर क्या करता है, गाइड करता है, गाइड कर सकता है। लिखना तो आपको पड़ेगा एग्जाम हॉल में जाकर के। तो एग्जाम जो देगा तो उसको एग्जाम हॉल में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पॉइंट अगर पहले से फ्रेमिंग कर लिया जाए, तो मेंस में अगर पॉइंट फ्रेमिंग आप लोग मेंस लिखते होंगे, कॉपी लिखते होंगे, तो अगर आपको 3000 वर्ड या 4000 वर्ड लिखने होते हैं, तो उनको अगर पॉइंट पता होते हैं 3000 के 8000 वर्ड आप लिख देंगे। पर अगर पॉइंट नहीं याद आएंगे तो आप कैसे करेंगे? तो इन पॉइंटों को माइंड में बना करके याद कर लेंगे। जैसे क्या किया कि हमने बताया था कि यूपी पीसीएस मेंस 5वां पेपर जो है, उसमें यूपी स्पेशल जोड़ा है 5वें पेपर में। उसमें ये बताया है 4 खंडों में जोड़ा गया है। 4 खंडों में जोड़ा। हमने पहला खंड बताया था कि उत्तर प्रदेश की इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, इस पर पहला खंड है। दूसरा खंड है भारत की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली। तीसरा है उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा। चौथा है उत्तर प्रदेश का सामाजिक मुद्दे। इस प्रकार हमने माइंड मैप आपको बना करके पेश किया था कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कितने पॉइंट हैं। आप अगर सिलेबस याद कर लेंगे तो आपको माइंड मैप बनाने में आसानी होगी, और आसानी होने के बाद में आप लोग क्या करेंगे कि पूरी मेंस का जितना भी आपके पास बुक का कंटेंट होगा, आपके पॉइंट वाइज में आपके दिमाग में रहेगा। चारों खंडों के, अगर आपको चारों खंड याद है कि पहले खंड में इतिहास, संस्कृति और कला आएंगे, तो इतिहास, संस्कृति, कला में कितने लेसन्स हैं, इन लेसनों में कौन कौन से पॉइंट हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो पूरे अगर पॉइंट, अगर पहला खंड याद है कि पहले खंड में इतिहास, संस्कृति, कला है, दूसरे में उत्तर प्रदेश की शासन, राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली है, तो राज्य व्यवस्था शासन प्रणाली ये पता चल गया कि क्वालिटी है दूसरे खंड में। और तीसरे खंड में आपको पता चल जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे थे, इसमें पूरे आंतरिक सुरक्षा पहलू, पूरे पहलू होंगे। किस प्रकार के आंतरिक सुरक्षा में हमारा उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा कैसे कार्य करती है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दे, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सामाजिक मुद्दे हैं, किस प्रकार से मेले संगठन कार्य करते हैं, तथा किस प्रकार से सामाजिक मुद्दे, सामाजिक संस्थान, सामाजिक आयाम, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व किस प्रकार से समाज को डील करते हैं, तथा किस प्रकार से कानून व्यवस्था यहाँ लागू है, तो उसको किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए, इसकी भूमिका आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी यदि आपको चारों पॉइंट पता है। तो चारों पॉइंट अगर पता है तो उसके अंदर भी सब पॉइंट, सब लेसन्स जो है, उन लेसनों के अगर पॉइंट आपको निकाल लोगे तो आपको पूरी बुक याद रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। ये माइंड मैप लंबे समय के लिए बनाया जाता है, क्षणिक के लिए। क्षणिक के लिए आपने पढ़ लिया, भूल गए, तो एक बार पढ़ा भूल गए, 2 बार पढ़ा भूल गए, तो लंबे समय के लिए बना रहे, इसलिए एक बार पढ़े माइंड मैप बना लिए, एक बार पढ़ा फिर माइंड मैप बना लिया, दोबारा पढ़ा माइंड मैप बना लिया। तो माइंड मैप बनाते रहेंगे तो आपको ये पूरी
बुक का बुक याद हो जाएगी और लंबे समय तक रहेगी। मान लो आज आपने पढ़ा है और पेपर है आपके 12 महीने बाद या 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो लंबे समय तक याद रखने के लिए माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लाए हैं अपना माइंड मैप प्रोग्राम। इस माइंड मैप प्रोग्राम में यूपीपीएससी मेंस का पहला अध्याय लेकर आए हैं। इस अध्याय में हम बताएंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति और प्राचीन नगर। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास की बात करेंगे, पूरे इतिहास की बात नहीं करेंगे। पूरा इतिहास तो बहुत बड़ा है, उसी में कुछ कार्य जो उत्तर प्रदेश में इतिहास में हुए, विशेष हुए, उन पर बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। आपको पता है कि हमारी इतिहास 3 भागों में विभक्त है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। मतलब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस प्रकार इतिहास हमारा भागों में विभक्त है। उसी में पाषाण काल से लेकर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद में वैदिक काल और फिर वैदिक काल के 2 भाग, फिर उसके बाद में मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल तथा राज्यों का उदय, उसके बाद में आधुनिक काल जिसमें अंग्रेज लोग आए। तो उसका पूरा डिटेल हम पॉइंट वाइज में नहीं बता पाएंगे, पर इनका माइंड मैप बना देंगे। क्या बना देंगे? कहेंगे कि अगर पाषाण काल है तो पाषाण काल में 3 भाग आपको पढ़ने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आपको ऋग वैदिक काल पढ़ना है और उत्तर वैदिक काल पढ़ना है। ऋग वैदिक काल की सामाजिक विशेषता क्या थी, आर्थिक विशेषता क्या थी, राजनीतिक विशेषता क्या थी, और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी तथा किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था थी तथा किस प्रकार से सांस्कृतिक व्यवस्था थी। इन पहलुओं पर जब हम लोग बात करेंगे तो इनको वैदिक सभ्यता का पूरा निचोड़ मिल जाएगा। फिर उसके बाद में जनपदों पर बात करेंगे। जनपद में क्या है कि 16 महाजनपद थे, उन्होंने आपस में किस प्रकार से व्यवस्था लागू थी, उसका प्रशासन कैसे चलता था, वो लोग अपना महाजनपद काल में किस प्रकार से धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म कैसे पनपा, जैन धर्म कैसे बना, चारवाहक कैसे आए, इस प्रकार से हम लोग कई सारे धर्मों का उदय पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में मौर्य काल आएगा। मौर्य काल में हम लोग नंद वंश के खत्म हो जाने के बाद में जब मौर्य वंश आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के काल से हम लोग मौर्य वंश को पढ़ते हैं और उसी में आएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार के बाद में अशोक, अशोक का बेटा। फिर उसके बाद में मौर्योत्तर काल आएगा। मौर्योत्तर काल में अशोक के जितने भी नाती होंगे उन सबका वर्णन आएगा मौर्योत्तर काल में। फिर इसी के पतन के बाद में गुप्त लोग आ जाएंगे तो गुप्त काल का वर्णन पढ़ेंगे। उसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे, चंद्रगुप्त प्रथम होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे, उसी में समुद्रगुप्त होगा, विष्णुगुप्त होगा, कुमारगुप्त पढ़ेंगे। इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। फिर गुप्तोत्तर काल में इन्हीं के वंशजों के द्वारा हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे और गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से पाषाण काल की खोज हुई, इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का स्थान आलमगीर, मंडी, हुलास आदि स्थान थे। तो उसके बाद में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और वो भी उत्तर प्रदेश की वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सभ्यताओं ने जन्म लिया, कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ही ऐसा स्थान था जहां पर बहुत ज्यादा सभ्यताओं ने जन्म लिया और बहुत सारी जो विदेशी आक्रमण भी हुए उत्तर प्रदेश में ही आकर हुए, सबसे समृद्ध, क्योंकि ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। तो इसी में बहुत सारे, जैसे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल ने बहुत शासन किया, गुप्त काल ने शासन किया, गुप्तोत्तर काल ने क्या लिया। मौर्योत्तर काल में ही आपके इंडो ग्रीक लोग आएंगे, फिर शुंग काल आएगा, उसी में कुषाण आएंगे चाइना से, तो वो लोग शासन करेंगे इसी में आकर के उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश की इतिहास था, ये इतिहास इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य में बाबर से स्टार्ट होकर के हुमायूं, अकबर और जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां का काल और औरंगजेब तक का पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या क्या इनकी सामाजिक विशेषताएं थी, राजनीतिक विशेषताएं थी, उन पर बात करेंगे। फिर उसके बाद में
क्षेत्रीय शक्तियां किस प्रकार से पनपी। जैसे ही मुगल काल नष्ट हुआ, जैसे ही मुगल काल कमजोर पड़ा, वैसे ही क्षेत्रीय शक्तियों ने अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उन स्वतंत्र राज्यों में था सरकी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, बुंदेल के राजपूत, जाट राज्य तथा रोहिला अफगान। इस प्रकार से बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। कब? जब उत्तर प्रदेश का मध्यकाल था, मध्यकाल चल रहा था, उसी में ये स्वतंत्र राज्य भी हो गए और मुगल काल का कमजोर हो गया। औरंगजेब के बाद मुगल काल जैसे ही कमजोर हुआ तो क्षेत्रीय शक्तियों ने अपना स्थापत्य बना लिया, अपनी जगह बना ली और अपना राज्य क्षेत्र डिसाइड कर लिया और बढ़ाते गए अपने अपने राज्य को, लड़ाई लड़ के आपस में राज्य क्षेत्र बनाते गए। तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण किया, किस प्रकार से कला और संस्कृति का निर्माण किया, अपने अपने सब क्षेत्रीय शक्तियों तथा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल मिल करके, ये सब इसी में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग उत्तर भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। इतना माइंड मैप बनाने के बाद में किस प्रकार से इसका इतिहास था, फिर इसका मध्यकालीन इतिहास कैसा था। अब उसी में क्या पढ़ेंगे, हमने बताया था कि जैसे ही बौद्ध जैन धर्म उस समय चल रहा था, उसके आने के बाद वो तो धर्मों का काल था, बहुत सारे धर्मों ने जन्म लिया। फिर उसके बाद में अपने यहाँ जैसे मुगल काल चल रहा था, मध्यकाल, तो उसमें बहुत सारे मुगलों ने आक्रमण किया, हिंदुओं को मारा, लूटा और उनकी अबलाओं को, महिलाओं को हरण कर ले गए। अपने लिए वस्त्र समझते थे, महिलाओं को उठा ले जाते थे। तो उनको शांति के लिए अराजक लोग, बेरोजगार लोग हो गए थे, भूखमरी से लोग पीड़ित थे, सूखा बाढ़ से प्रभावित थे। तो उसी में भक्ति एवं सूफी आंदोलन हुआ कि लोग क्या करते थे, एक परंपरा ले आए कि हम लोग अगर भगवान का भजन करें, ध्यान करें तो शांति मिले। और सच में शांति मिलती है। सच में अगर आप लोग भक्ति करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, एक जगह बैठेंगे तो बहुत सारी विपदाओं से, आपदाओं से दूर हो जाएंगे और बहुत सारे व्यर्थ के जितने भी आप बातें सुनेंगे और करेंगे, उनसे अच्छा है कि एक स्थान पर बैठ करके आप चिंतन करें। तो उसी में भक्ति आंदोलन आया। तो भक्ति आंदोलन में बहुत सारे ऐसे कवि और लेखक आए और समाज सेवी और राजनेता आए, जिनके माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो जब भक्ति आंदोलन आया, उसमें बहुत सारे ऐसे कवि आए जिन्होंने अपने ही वाणी से, अपने निज विवेक से, स्वविवेक से ग्रंथ लिखे। जैसे रामानंद ने और कबीर ने साकी शबद रामायणी तथा तुलसी सूरदास ने सूर सागर के माध्यम से गीत गाए, भगवान कृष्ण के गीत गाए, गोपियों का विरह बताया। भ्रमर गीत के माध्यम से बहुत सारे गीत गाए, भ्रमर गीत के माध्यम से पूरी भगवान कृष्ण की कथाएं गा डाली। फिर उसके बाद में तुलसी ने पूरे अयोध्या क्षेत्र में, प्रांगण में, पूरे चित्रकूट में, हर जगह घूम घूम करके भगवान राम की कहानियां गाई। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य लिख डाला, कविता वाली, दोहा वाली, गीता वाली, वरवय रामायण, ऐसी 12 और ग्रंथ लिखे जो बड़े बड़े ग्रंथ थे, जिनके माध्यम से लोग भगवान राम के बारे में पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व को बताया कि राम क्या थे, राम ने किस प्रकार मर्यादा धारण की। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा मुगल काल में और बहुत सारे रैदास हुए, चिश्ती संप्रदाय हुआ। उस समय भक्ति आंदोलन चरम सीमा पर था। तो इस प्रकार जब हम लोग भक्ति काल के इन कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो इनसे हम लोग सीखेंगे और सीखने के बाद में इनसे कुछ ग्रहण करेंगे, जीवन में उतारेंगे और उनका प्रयोग जीवन व्यवस्था को करने में करेंगे, अपने जीवन काल को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म करेंगे। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन पनपा और फला फूला और आगे बढ़ा। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सभ्यता में संस्कृति। उत्तर प्रदेश की सभ्यता कैसी थी, कि उत्तर प्रदेश की सभ्यता क्या होती है, सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। तो सभ्यता एक प्रकार की क्या है, प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी है। सभ्यता क्या है, प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी। जैसे हम अपने कपड़े पहने हैं, ये हमारी सभ्यता है कि हम फुल कपड़ा पहने हैं, पूरा फुल आस्तीन का कपड़ा पहने, फुल बॉडी का, फुल हाथ का कपड़ा पहने। कुछ लोग हाफ पहन लेते हैं, जैसे हम भी कभी कभी बनियान पहनते हैं। तो ये हमारी व्यवस्था, हमारी सभ्यता है कि हम शर्ट पहनेंगे या टी शर्ट पहनेंगे। ये अपने द्वारा बनाई जाती है और समय समय पर बदल जाती है। कुछ लोग यहाँ तक बटन खोल के पहनते हैं, कुछ लोग आधी बाहें काट के, पैंट भी आधा फाड़ के पहनने लगे। तो ये सभ्यताएं तत्काल पनपती है और प्रकाश में आती है। तो ये सभ्यता है, प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी है, परंतु संस्कृति परोक्ष रूप से उपयोगी है। परंतु संस्कृति जो होती है हमारी, संस्कृति सभ्यता का विस्तृत रूप है। संस्कृति हम लोग
सभ्यता का विस्तृत रूप है। संस्कृति परोक्ष रूप से उपयोगी है। परोक्ष मतलब जैसे संस्कृति क्या है, हम लोग अपने भाव में बैठे हैं और भजन गा रहे हैं, तो भजन गाना हमारी संस्कृति है। भजन गाना, नाट्य, संगीत और नाचना, गाना, साहित्य लिखना, ये सब हमारे लिए परोक्ष, और आध्यात्म की ओर चिंतन करना, ये सब परोक्ष है, संस्कृति है हमारी। कि हमारे यहाँ भारत में देवगुरु जैसा पाया जाता है, यहाँ स्वयं ग्रंथ लिखे गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद जैसे ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों के, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी धरोहर है, संस्कृति की ग्रंथ हमारे। तो इस प्रकार के सभ्यता प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी है, परंतु संस्कृति परोक्ष रूप से उपयोगी है का क्रियाकलाप है, परोक्ष रूप से उपयोगी क्रियाकलाप है। फिर उसके बाद में क्या है कि सभ्यता जो है, सभ्यता की माप की जा सकती है, हमारे पहनावे की माप की जा सकती है, हमारे खाने की माप की जा सकती है, पर डांस की माप नहीं की जा सकती, आध्यात्मिकता की माप नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति की माप नहीं की जा सकती, माप नहीं की जा सकती। सभ्यता की उन्नति अल्पकाल में होती है, सभ्यता की उन्नति जो है अल्पकाल में होती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, अब सभ्यता को खोदा गया, देखा कि ये बहुत साल पहले की सभ्यता थी, मिट गई। तो सभ्यता की उन्नति तत्काल हो सकती है, पर संस्कृति लंबे समय तक विस्तृत फैलती रहती है। सभ्यता की माप की जा सकती है, संस्कृति को मापा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद में सभ्यता की उन्नति अल्पकाल में होती है, और संस्कृति सभ्यता की परिणति है। संस्कृति क्या है? सभ्यता की परिणति है। सभ्यता मिट जाया करती है, सभ्यता क्या होती है? मिट जाती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी, कभी मिट गई, फिर खोदा गया तो उसको देखा गया तो ये मिट गई सभ्यता थी। तो सभ्यता मिट जाती है, इसलिए सभ्यता साधन है। जो मिट जाता है वो साधन है, जो रुक जाता है वो साधन है, जो रुकता नहीं, अनिश्चित काल तक बना रहता है वो साध्य है। जैसे हम मानो एक समय बाद मिट जाएंगे, तो हम लोग साधन है, कहाँ के? साध्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए। तो ईश्वर को पाने के लिए हम लोग साध्य हैं, ईश्वर साध्य है, हम लोग साधन है। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम लोग हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे तो साधन है, बस का इस्तेमाल करेंगे साधन है, ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे साधन है, बाइक का इस्तेमाल करेंगे साधन है, साइकिल का इस्तेमाल करेंगे साधन है, पैदल जाएंगे वो भी साधन है। तो पहुंचना क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या हुआ? साध्य हुआ। इस प्रकार मानव देह साधन है और ईश्वर को प्राप्त करना साध्य है। तो इस प्रकार सभ्यता मिट जाया करती, इसलिए सभ्यता साधन है, और संस्कृति मिटती नहीं, इसलिए संस्कृति क्या है? साध्य है। और उसके बाद में बात करते हैं कि तो इस प्रकार क्या है कि संस्कृति कभी पूरी तरह से मिटती नहीं है, इसलिए संस्कृतियां साध्य हैं। संस्कृतियां क्या है? साध्य है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर। अब कहते हैं इतना ही था क्या? हाँ, इतना ही है। माइंड मैप अगर बनाएंगे तो इन्हीं 10 पॉइंटों, 5 पॉइंटों, 4 पॉइंटों को लेकर के 1 2 3 4 5 पॉइंटों को लेकर के आप लोग काम करेंगे। तो 5 पॉइंटों को लेकर आप जब काम करेंगे 1 2 3 4 5, इन 5 पॉइंटों को लेकर के आप माइंड में बना लीजिए, और 5 पॉइंटों को माइंड बना लीजिए, और ये पता कर लीजिए कि पहले पॉइंट में प्राचीन इतिहास में क्या है, मध्यकालीन इतिहास में क्या है, तथा भक्ति और सूफी आंदोलन में कितने कवि हैं, क्या क्या भक्ति काल आंदोलन में हुआ, वो सब याद कर लीजिए। केवल भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन याद कर लीजिए, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति याद कर लीजिए, किस प्रकार की सभ्यता है, किस प्रकार की संस्कृति है। तो आपको माइंड में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उत्तर प्रदेश के प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर अल्लू बन गया माइंड में। इतिहास, मध्यकालीन, भक्ति आंदोलन, और उसके बाद में सभ्यता, और उसके बाद प्राचीन नगर। 5 पॉइंट याद करने हैं। 5 पॉइंट के अंदर आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आप क्या नहीं जानते हैं? बचपन से हम लोग सीख ही तो रहे हैं। जो चीज हम बचपन से सीख रहे हैं उसी को हमको व्यक्त करना है पेपर में, वही लिखना है। तो जो व्यक्ति अपने तरीके से लिखा, आपने निशांत जैन का नाम सुना होगा, हिंदी मीडियम के टॉपर स्टूडेंट 13वीं रैंक लाए थे यूपीएससी में। उन्होंने बताया है कि हम अपना जो भी लिखते हैं, जो भी कर्म करते थे, हम अपने तरीके से लिखते थे, इसलिए उनको यूपीएससी हिंदी मीडियम का 13वीं स्थान प्राप्त हुआ है। ऑल इंडिया 13वां स्थान प्राप्त हुआ है ऑल इंडिया में यूपीएससी में। इस समय राजस्थान काडर में डीएम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर माइंड में बना करके पॉइंट याद कर लेंगे, उसके भीतर आपने बचपन से पढ़ा है जो लिखना है, और उसको एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और गो थ्रू, वो पॉइंट हमने दे दिए क्या क्या गो थ्रू होना, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी पॉइंटों को। तुलसी, सूर बिहारी, दिनकर, रैदास, इन सबको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
क्या तुलसी की कविताएं नहीं याद है तो आपको? एक आध दोहे डाल दो, एक दोहा डाल दो, छंद डाल दो, सोठा डाल दो, कबीर के दोहे डाल दो, रैदास के दोहे डाल दो, सूरदास के पद डाल दो, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वह कुंजन वह लता पता वह ब्रज की छाही। तो इस प्रकार से हम लोग जब आप एक दो सूरदास के पद डाल देंगे तो आप समाज में क्या है ना कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को व्यक्त करने को कोई नहीं सिखाता है, बस ये कहता है सब कठिन है कठिन है कठिन है, तो सब कठिन है तो कठिन हो जाता है। अगर आसान बनाना है तो अपने आप को आसान, दिमाग को कहना पड़ेगा आसान है, हम कर सकते हैं, आई विल डू इट, आई विल डू इट। तो हम लोग कर सकते हैं, तो कर सकने के लिए इन 5 पॉइंटों को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश के प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर है, उत्तर प्रदेश में प्राचीन स्थल बहुत है, बहुत प्राचीन स्थल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विश्व में कई संस्कृतियों को जुटाए हुए है। विश्व के बहुत सारे पर्यटक भारत में है। विश्व के उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है, विश्व की कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। बहुत सारी विविधताएं यहाँ पर, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। एक ही उत्तर प्रदेश है, उसमें बहुत सारी भाषाएं, एक राज्य है, एक देश के अंदर एक राज्य है, उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। बहुत सारे तीर्थ स्थल है यहाँ पर, रामकृष्ण जैसे देवताओं का यहाँ जन्म हुआ, बुद्ध जैसे महात्मा का जन्म हुआ यहाँ पर, परमात्मा का। तो अतरंजी खेड़ा, चित्र, आलमगीरपुर, कपिल वस्तु और लुम्बिनी, यहाँ में क्या हुआ, बुद्ध की ये कला कार्यस्थली है, जन्मस्थली कार्यस्थली है। और कौशाम्बी, काशी भगवान शंकर की अखंड भूमि है। और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर कुरुवंश का जन्म हुआ। जैसे हस्तिनापुर के बगल में कुरु क्या था कि कुरु लोग पांडव और कौरव के रूप में जन्मे, उन्होंने आपस में, अर्जुन का नाम कौन नहीं जानता, दुर्योधन को कौन नहीं जानता, महाभारत कौन नहीं देखा, सब लोगों ने देखा, तो उन्हीं के नाम है। चंदावर, कुशीनगर, चंदावर, चुनार, जखेड़ा, जौनपुर, झांसी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, और कौन उनकी इतिहास की गाथाएं नहीं सुनी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुखम में सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार के झांसी की रानी, खेड़, पांचाल, पांचाल नरेश को कौन नहीं जानता, जहाँ की द्रौपदी थी। और द्रौपदी को याद किया जाए कि अग्रसेनी थी, यज्ञ कुंड से जन्मी थी द्रौपदी, पंचसेनी थी, 5 पतियों की पत्नी थी, 5 धनुर्धर, 5 महारथी, 5 योद्धाओं की, 5 ब्रह्म, 5 देवताओं की पत्नियां थी। कुछ भी कहा जा सके उसके लिए अलंकार उतना ही शोभनीय है। द्रौपदी के लिए कितना भी कहा जाए वो यज्ञ सेनी है, वो यज्ञ कुंड से, हवन कुंड से जन्मी थी, वो किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्मी थी, वो यज्ञ सेनी है, पतिव्रता सत्यनिष्ठा नारी थी। तो पांचाल को कौन नहीं जानता, प्रयागराज को कौन नहीं जानता, तीर्थों के राज प्रयाग। सभी तीर्थ जब मिल जाते हैं और एक स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं तो वो होता है प्रयागराज। प्रयागराज कहीं नहीं जाता, पर प्रयागराज के पास सब लोग आते हैं, विश्व देश देशांतर से भूप भूपति आते हैं, यहाँ पर राजा महाराजा आते हैं, नेता खूंटा आते हैं, सभी लोग चले आते हैं प्रयागराज के दर्शन करने, प्रयाग भूमि के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ तीनों नदियों का संगम है, संतों का संगम है, राजनीतिक सामाजिक का संगम है। प्रयागराज एक संगम भूमि है। अयोध्या को कौन नहीं जानता, भारत में, विश्व में अपना एक छत्र राज्य करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कौन नहीं जानता। अयोध्या उनकी भूमि है। जैन धर्म के 3-4 जैन तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या भूमि उनमें हुआ था। अयोध्या को कौन नहीं जानता। अयोध्या ये प्राचीन नगरों में से है, प्राचीन और प्रसिद्ध नगरों में से है। प्रसिद्ध नगर महोबा, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, बदायूं, मांडी, सारनाथ। सारनाथ को कौन नहीं जानता कि मौर्य काल में उन्होंने बहुत सारनाथ में अपने अभिलेख खुदवाए, 13वां अभिलेख खुदवाया, छपवाया, उसमें लिखवाया गया। तो मौर्य वंश को कौन नहीं जानता, अशोक को कौन नहीं जानता। तो उस प्रकार से हम लोग पूरा इसका माइंड मैप बनाएंगे, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन। अध्याय 1 हो गया। अब हमको खंड ए में 5 अध्याय पढ़ना। खंड ए जो होगा 5वें पेपर का, यूपी पीसीएस मेंस के 5वें पेपर का खंड 1 में 5 अध्याय हैं। उसके बाद में खंड 2 में 15 अध्याय, खंड 3 में आंतरिक सुरक्षा में 8 अध्याय है, और उसके बाद में सामाजिक मुद्दे में 6 अध्याय है। इन अध्यायों को आप लोग माइंड में बना करके पढ़ लीजिए। पहला अध्याय है, 4 अध्याय और पढ़ेंगे, खंड 1 समाप्त। उसके बाद में हम लोग शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में जाएंगे, उसके 15 खंडों को पढ़ेंगे, लेसन समाप्त। हर खंडों में क्या है, 10-10 पॉइंट, 5-5 पॉइंट है। पॉइंटों को याद करें, पूरी बुक याद।
तो इस प्रकार से हम लोग यूपीपीसीएस का माइंड मैप बना रहे हैं। इस माइंड मैप को आप लोग बनाने के लिए क्या करिए कि इसका पूरा पॉइंट वाइज याद कर लीजिए और उसको दिमाग में रखिए तो लंबे समय तक चलेगा। इसको इतने पॉइंट बना लोगे और इसको एग्जाम हॉल के 2 मिनट पहले भी पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा और आपको पूरी पिक्चर बन जाएगी। मेंस में इतना नंबर आप भर भर के लाएंगे कि आप रैंक लगा देंगे, आप लाने वाले होंगे तो रैंक लगा देंगे। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट अध्याय लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत।